हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अभी टेक्सोनॉमी का सिलसिला चल रहा है, तो टेक्सोनॉमी के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। पादप जगत तक पढ़ा दिया गया था, तो जिसमें से आपका बचा है जंतु जगत, तो उसमें फाइलम है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जंतुओं में भी काफ़ी वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। तो कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो कोशिकीय संरचना होती है ना बच्चों। तो कुछ कोशिकीय होते हैं, कुछ ऊतकीय संरचना के होते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जंतु हैं, तो उनकी संरचना क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं करती है। तो यहाँ जंतुओं के अलग अलग संघ हैं, तो उसको हम जानते हैं एक बड़े कैटेगरी के रूप में। तो यहाँ पर जंतुओं के प्रमुख समूह, जिसको हम टेक्सोनॉमी में ही पढ़ते हैं। और टेक्सोनॉमी में आपको ये बताया गया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो किसको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हौसला बनाए रखें, मेहनत करें, और आज आप लोगों को कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ केवल आपका अभी तक शॉर्ट वीडियो ही चल रहा है। अभी तक हम क्लास 12th का नहीं बना रहे हैं, अभी 11th का नहीं बनाए हैं, ना ही भी नीट का है, ना SSC का है। तो धीरे धीरे आप लोग क्लास से जुड़े रहें और वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसा कि हमने आपसे जो वादा किया है। चलिए देखते हैं बच्चों, जंतुओं के प्रमुख संघ, जिसको टेक्सोनॉमी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला है जंतुओं के पहले संघ में जिसकी कोशिकीय संरचना होती है, जिसे बोलते हैं पोरीफेरा। पोरी का मतलब छिद्र, फेरा का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। ऐसे जीवधारी जिनके शरीर के चारों तरफ क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, उन्हें हम पोरीफेरा कहते हैं। यहां पर दोस्तों, यहां मैं लिख दिया हूं छिद्र धारक, अर्थात ये ऐसे जंतु होते हैं, खासकर यह पानी के छिछले भाग पे पाए जाते हैं, जहां पर पानी की बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है, तो ये यहीं पे पाए जाते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होते हैं वो पौधे नहीं है, बल्कि क्या है? जंतु की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे जीवधारी जिनके शरीर के चारों तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम पोरीफेरा कहते हैं। इनके छिद्रों को हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। और इसके अपर भाग पे एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं आस्कुलम, अर्थात ये कोशिकीय संरचना वाले होते हैं। अब यहाँ देखिए, पोरीफेरा में असंख्य छिद्रयुक्त शरीर, मतलब इनके शरीर पर काफी संख्या में छिद्र पाए जाते हैं। और इनकी छिद्र की खासियत क्या है कि ये क्या करते हैं कि जैसे पानी का बहाव आ रहा है ना, पानी का बहाव आ रहा है, तो उसके साथ मछलियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो लार्वा होते हैं, वो क्या होते हैं कि इनके छिद्रों के द्वारा प्रवेश तो कर पाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। इस तरह से इनको आहार भी मिल जाता है। तो इनके जो शरीर पर चारों तरफ छिद्र है बेटा, ये हमने आपको बता ही दिया। शरीर में स्पंज गुहा, स्पंज गुहा का मतलब होता है कि बॉडी में इनके कुछ खाली जगह होता है, मतलब जहां पर छिद्र होते हैं तो छिद्र के स्थान पर कुछ आपको खाली जगह मिलता है। गुहा का मतलब क्या है? गुहा का मतलब होता है खाली जगह ना। ठीक, तो यहाँ देखिए बच्चों, तो शरीर में स्पंज गुहा होता है। अन्य नाम इन्हें स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल में जैसे साइकॉन हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, यूएस्पिंजिया हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया। तो अलग अलग प्रकार के पोरीफेरा के इसमें आते हैं। जैसे कि यूप्लेक्टेला हो गया, तो उसे जापान में लोग जो है शादी विवाह में गिफ्ट के रूप में जो है उन्हें दिया जाता है, उपहार के तौर पे दिया जाता है यूप्लेक्टेला को। यूस्पंजिला हो गया ना। तो ये सभी एक प्रकार के स्पंज हैं, और जो खासकर समुद्रों या नदियों में पाए जाते हैं। तो ये तो रहा जंतुओं का पहला संघ पोरीफेरा, जिसका एग्जाम्पल है साइकॉन और स्पॉन्जिला। दूसरा क्या है? स्लिंट्रेटा, निडेरिया, इन्हें हम निडेरिया भी कहते हैं। तो ये जली होते हैं, अधिकतर ये जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। और भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे समान क्या होता है? संरचना होती है। तो इसमें देखने को मिलता है सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा का मतलब होता है कि इनके बॉडी के चारों तरफ क्या होता है? इनके बॉडी के चारों तरफ बेटा पूरा, मतलब बॉडी पूरा बने तो सिलिंट्रेटा मतलब, और बीच में क्या होता है? गुहा होता है ना। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म व मीजोगिलिया इसी में पाया जाता है। तो भोजन पकड़ने के हेतु इसमें मुख के चारों ओर क्या होते हैं? धागे होते हैं। जैसे कि संरचनाएं जिन्हें हम टेंटे
मोलस्किल्स कहते हैं। इसमें आपका आता है मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन आदि जंतु सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। अब यहां समझ लेते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं बच्चों। यहां पर तीसरा क्या है, टीनोफोरा। ये बहुत छोटा सा संघ है, इसमें खासकर ऐसे जुधारी आते हैं जो गेंद के समान होते हैं, जिनका मतलब जिनका जो है कि बाल के समान होते हैं ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, सिलेंट्रेटा से गहन संबंध। जिस तरह से सिलेंट्रेटा में जो है कि पानी में पाए जाते हैं या फिर उनकी संरचना वैसी होती है, तो ठीक इसी प्रकार से टीनोफोरा में भी होता है। तो इनकी कंघी जैसी चलांग होती है, मतलब इनकी कंघी जैसे बियरिंग्स होती है, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं बॉल ना, तो बॉल के चारों तरफ क्या करते हैं बच्चों, कैसे चारों तरफ से लस्सी हुई ना, तो इस तरह की संरचना पाई जाती है। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो इसमें जो संरचना आपको देखने को मिलती है ये बिल्कुल ऐसे होगी बेटा, ठीक है, ऐसे संरचना होगी और इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। अधिकांश ये पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है बच्चे, जिनके आर पार देखा जा सके। तो इनकी बॉडी इतना ट्रांसपेरेंट होती है, जेली समान होती है कि इनके आर पार देखा जा सकता है। यही कारण है कि समुद्रों में ये क्या करते हैं कि ये रात में यही चमकते हैं। टीनोफोरा जो होते हैं ये रात में चमकने का काम करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे समुद्री अखरोट हो गया, कंब और जेली, जो कि टीनोफोरा संघ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थीज, मतलब प्लेट के जैसे दिखने वाले क्रीमी, उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के लक्षण क्या हैं और उनमें क्या उनका संरचना है, उसके बारे में बताते हैं बच्चों आपको। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में देह गुहा रहित, मतलब इनके बॉडी में देह गुहा नहीं होता, अर्थात इनके बॉडी के अंदर क्या होता है कि खाली जगह नहीं होता है। तो देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होते हैं। चपटा शरीर, उभयलिंगी, इनका शरीर चपटा होता है, इसी कारण से तो इनका नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज रखा गया है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीज, पेट के जैसे दिखने वाले जुधारी ना, तो इसीलिए इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज कहा गया। तो ये चपटा आकार होता है, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं, मतलब इसमें कह सकते हैं कि अलग अलग नहीं होंगे, मेल फीमेल एक ही बॉडी में होंगे। जैसे कि केचुआ है ना, तो द्विलिंगी प्राणी है, ठीक उसी प्रकार से जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो भी उसमें उभयलिंगी आते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, इनके जो पाचन तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, मतलब इनका जो पाचन तंत्र होता है वो डेवलप नहीं होता है। अब आगे देखिए बच्चों, उत्सर्जन है तो इसमें फ्लेम कोशिकाएं होती हैं। उत्सर्जन के लिए जैसे कि मनुष्य के पास वृक्क होता है ना, फेफड़े हैं, त्वचा है, तो इनके द्वारा उत्सर्जन होता है, परंतु इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसमें प्लेनेरिया, जिसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता देखी जाती है बच्चे, लीवर फ्लूक, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज का उदाहरण बताना है बच्चों, तो प्लेनेरिया हो गया और लीवर फ्लूक हो गया। हालांकि इसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको शॉर्ट वीडियो ही दिखा रहे हैं, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर बना के, ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए। फिर हम इसको एक बड़े पैमाने पर आपको हम पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा बच्चों। बस आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी मेहनत करना हम लोगों का काम है, बाकी तो ईश्वर है ना साथ देने के लिए। मेहनत तो अपना पूंजी है ना, तो मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, परिश्रम करो, फल तो मिलना ही मिलना है, बस मेहनत करते जाओ। एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, तो एसके हेल्मिन्थीज जो होते हैं ये फीते के समान दिखने वाले जुधारी होते हैं, ठीक है। और ये भी खासकर कुछ परजीवी होते हैं जो मनुष्य के शरीर में रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि, मतलब इनमें कोई खंड नहीं होता है, ठीक। तो ये कृमि होते हैं, खासकर जो है कि स्पष्ट आहार नाल, इनमें आहार नाल स्पष्ट होता है। जबकि पिछले वाले में पढ़ा था कि इनका जो पाचन तंत्र होता है वो विकसित नहीं होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में उसमें ये बताया गया कि इनका जो पाचन तंत्र होता है वो विकसित नहीं होता है, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि स्पष्ट आहार नाल ना, जैसे मनुष्य में आहार नाल होता है, पाचक ग्रंथियां होती हैं, तो आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है मनुष्य की, जिसमें से भोजन होके जाता है। लेकिन जो पाचक ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम्स रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से भोजन का डाइजेशन हो जाता है। लेकिन इन जंतुओं में केवल स्पष्ट आहार नाल है,
नर इसमें छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। इसमें नर का आकार जो है वो छोटा होगा लेकिन मादा बड़ी होती है। जबकि इसमें पढ़ा था कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो कह सकते हैं जीव है वो उभयलिंगी है, उसमें नर और मादा अलग अलग नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, एक ही बॉडी में है। लेकिन इसमें क्या देखने को मिला कि इसमें नर भी है और मादा भी है, सेपरेट बॉडी है, जिसमें नर का आकार क्या है, छोटा होता है, जबकि मादा का आकार क्या है, बड़ा होता है। उत्सर्जन के लिए इसमें प्रोटोनिफ्रेडिया द्वारा होता है। प्रोटोनिफ्रेडिया मतलब जैसे कि नेफ्रॉन्स होते हैं ना, निफ्रेडिया होता है, जैसे केचुए में भी हम पढ़ने को मिलेगा, तो इनके द्वारा ही उत्सर्जन करते हैं। जैसे हमारे पास ब्रिक है, तो ब्रिक क्या करता है कि जो ब्लड से वाटर को फिल्टर करके हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, वेस्ट मटेरियल को। तो यहाँ पर उत्सर्जन जो है प्रोटोनिफ्रेडिया के द्वारा होता है। निफ्रेडिया के द्वारा होता है। ये एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन होता है। मतलब एक लिंगी होता है, एक लिंगी का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना बच्चों। फिर यहां देखिए इसमें कह रहा है आंतरिक निषेचन, तो निषेचन प्रक्रिया क्या है, जैसे शुक्राणु है, अंडाणु है, जहां दो प्रकार के युग्मक आपस में मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, निषेचन। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। एक ऐसा निषेचन जैसे कि एक बाह्य निषेचन हो गया, एक आंतरिक निषेचन हो गया, एक अनिषेक जनित हो गया। तो यहाँ पर बाह्य निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है कि जब युग्मक शरीर के बाहर मिले तब उन्हें हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। लेकिन जब युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, आंतरिक निषेचन। तो इनमें जो निषेचन हो रहा है बेटा, आंतरिक निषेचन हो रहा है। उसके बाद स्केरिस है, इसमें गोल क्रीम आते हैं, थ्रेड वार्म होते हैं, वुचरेरिया होता है। वुचरेरिया जो होता है उसकी वजह से ही फाइलेरिया होता है बच्चों। फाइलेरिया मतलब जिसको हम हाथी पाँव कहते हैं ना, इसमें हमारा जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, जैसे हमारे पैर में या हाथ में किसी भी अंग में स्वेलिंग आ जाती है, जिन्हें हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, जिसका वाहक मच्छर है। तो वुचरेरिया जिसकी वजह से फाइलेरी क्रीम होता है। उसके अलावा इसमें टेप वार्म आता है जिसकी वजह से चुनना हो जाता है ना, छोटे बच्चों में होता है, जब उनको चुनना होता है तो वो बिस्तर पे क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं ना। तो यहाँ पर हम इतना पढ़ लिए बेटा, एस्के हेलमिंथेस के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा एनीलिडा। एनीलिडा ना, तो एनीलिडा का मतलब क्या होता है, एनीलिडा का मतलब ये होता है, तो कहीं कहीं पर देखो दिया रहता है कि लिखा रहता है एनीलिडा, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक। तो एनीलिडा मतलब क्षण के आकार के दिखने वाले जीव। तो जैसे लंबा, द्विपार्श्वर्ष, सममित व कई खंडों में बटे होते हैं। इनकी बॉडी की ये संरचना है, बटा हुआ शरीर है इनका, कई खंडों में बटा हुआ शरीर है। उत्सर्जन हेतु इसमें वृक्क पाए जाते हैं। इसमें तो निफ्रीडिया था, परंतु इसमें क्या है बेटा, वृक्क है, जिस तरह से मनुष्य में होता है। फिर यहां पर देखिए काइटिन से बनी सीटी द्वारा प्रचलन। इनकी बॉडी जो है कि काइटिन की बनी होती है। जैसे हमने आपको बताया था कवक की ना, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है ना। काइटिन क्या है, काइटिन एक प्रकार की प्रोटीन है, तो इसमें भी काइटिन की बनी होती है। जो केचुआ आपको हल्का सा चमकीला दिखाई देता है, तो उसका दिखाई देने की वजह क्या है, काइटिन है उसके बॉडी के ऊपर, जो एक तरह से बाह्य कंकाल का कार्य करता है ना, कि बाह्य पर्यावरण से उसकी सुरक्षा हो सके। तो सीटी का मतलब क्या होता है, केचुआ क्या करता है कि अपनी बॉडी को खींचता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, फिर खींचता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो सीटी प्रचलन करता है। एक लिंगी, जैसे इसमें एक लिंगी हो गया, जैसे नेरिस हो गया, ठीक है, तो ये सब एक लिंगी होते हैं। तो एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं इसमें। जैसे केचुआ एक प्रकार का द्विलिंगी प्राणी है। केचुए को हमारे जो है कि किसानों का जो है मित्र कहा जाता है, एक किसान, एक जवान, जिसकी वजह से ये देश चल रहा है। जो जवान है वो क्या कर रहा है कि बॉर्डर पर रहकर हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, जबकि जो किसान है वो खेतों में अनाज पैदा कर कर लोगों की भूख को भर रहा है। तो इन दोनों का हमारे देशों में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो जो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे कड़क ठंडी में, ऐसे बर्फबारी में, उनको हमारा दिल से, तहे दिल से जय हिंद। और किसान, जितने भी हमारे किसान हैं उनको हम प्रणाम करते हैं
कि उनकी ही देन है जो भारत देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और यही कारण है कि हमारा देश जो है कि वो कृषि प्रधान देशों में सम्मिलित है, कि कृषि प्रधान, यहाँ पर कृषि का उत्पादन होता है। वास्तव में हमारा भारत देश महान है। तो केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, लेकिन केचुए के साथ एक जाति हुई। जैसे जैसे इंसानों ने टेक्नोलॉजी लाई, जैसे जैसे लोग और विकसित होते चले गए, तो क्या हुआ कि उन्होंने कीटनाशक या फिर रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू किया, जिसके कारण से क्या होता है कि केचुए की मृत्यु हो गई। जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस कारण से, ठीक है, केचुए की मृत्यु हो जा रही है रासायनिक खादों की वजह से। तो अब खेत में ज़्यादा फसल पैदा हो नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसके लिए किसान क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है, जिससे कि केचुए की मृत्यु हो जाती है। ये क्या करता है, मिट्टी में पोली बनाकर मिट्टी को और भी उपजाऊ बना देता है। इन्हीं के कारण तो मिट्टी में ह्यूमस बन जाता है ना, ह्यूमस की वजह से तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो बढ़ जाती है ना बच्चों। फिर आगे देखिए, इसमें जोंक है ना, जोंक जो पानी में रहती है, जो बॉडी से चिपक जाती है, एक तरह का परजीवी है ना, जो आपका ब्लड खींच लेती है ना, प्रतिस्कंदन करके ना। हीरोडिन इसके पास जो है एक पॉइजन्स होता है, जो उसके बॉडी मतलब जब ब्लड में छोड़ता है तो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट ही नहीं करने देता। फिर नेरिस है आपका, ये भी दिखने वाला जैसे कि लगता है ना, जैसे कि जिसको हम कन खजूरा के नाम से जानते हैं ना, या फिर देखो नेरिस उसी टाइप में होता है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा ना, जिनकी बॉडी खासकर काइटिन की बनी होती है और कई खंडों में बटी होती है। क्या, आर्थ्रोपोडा। इसकी स्थापना सी वान बोल्ड ने किया था, जो कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। तो अभी जितना मैं समझाया हूं उसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आर्थ्रोपोडा के बारे में समझते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें सबसे ज्यादा जंतु आते हैं, इसमें अधिकतर तो कीड़े मकोड़े आते हैं। इनमें एक वर्ग है इंसेक्टा वर्ग, तो इंसेक्टा वर्ग में ही सबसे ज्यादा प्राणी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा देखो यहां मैंने लिख भी दिया है बच्चों कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 3 भागों में विभक्त शरीर, सिर, वक्ष, उदर ना। सिर मतलब सिर, वक्ष मतलब क्या होता है, ये भाग हो गया, उसके बाद उदर, उदर का मतलब होता है ये जो पेट है ना, इसके बीच में जो खाली जगह है, इसी को क्या कहते हैं, उदर कहते हैं ना। वक्ष वाला ये भाग है, आगे सिर हो गया। तो इनका जो शरीर होता है 3 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बच्चों, 3 भागों में। तो यहां देखिए, सिर है, वक्ष है, उदर है। इनका परिसंचरण जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है ना। परिसंचरण का मतलब क्या होता है, मानव शरीर का वह तंत्र जो आवश्यक एवं अनावश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया। 2 प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण होता है, एक बंद परिसंचरण होता है। तो खुला परिसंचरण का मतलब क्या है बच्चों, खुला परिसंचरण का मतलब ये है कि उनमें रुधिर वाहिनियां तो है नहीं, ब्लड किसके माध्यम से जाएगा, तो उनकी पूरी बॉडी में ये जाता है। उनके जो उदर गुहा होता है, जो उनकी बॉडी की कैविटी होती है, उसके अंदर ही रुधिर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करता है, विदाउट माध्यम के, बिना किसी मीडियम के। तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। संधियुक्त पाद होते हैं, मतलब संधियुक्त मतलब जहां से, जैसे ये पैर है ना, तो यहां से जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संधि कहेंगे ना। संधियुक्त पाद उनके पैर जो होते हैं जहां से जुड़े होते हैं उन्हें संधि, संधि का मतलब जुड़ाव ना, जॉइंट। इसमें झींगा आती है, मछली, तितली ना, तितली रानी बड़ी सयानी। इसमें मक्खी आती है, मकड़ी है, इसके अलावा बिच्छू है ना। बिच्छू डंक मारता है, इसे बड़ी पीड़ा होती है ना, क्योंकि उसके डंक में पॉइजन्स होते हैं।
तो इधर झींगा हो गया, मछली हो गया, कुछ मछली भी आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, तो ये सभी उदाहरण है आर्थ्रोपोडा का। अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है, तो वो है मोलस्का। इसमें श्वसन हेतु क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं या टीनेडिया पाया जाता है। गिल्स मतलब समझते हो जो मछलियों में पाए जाते हैं ना बच्चों, मोलस्का में। ये क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, तैरते रहते हैं, जिसे आम भाषा में गांव में घोंघा कहते हैं ना, घोंघा, जिसे हम पायला के नाम से जानते हैं, जो पानी में या सूखे स्थानों पर आपको पाया जाता है। तो यहाँ पर श्वसन हेतु क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं या इसमें टीनेडिया होता है। खुला परिसंचरण तंत्र है बेटा, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में है। इसमें उत्सर्जन हेतु क्या है, वृक्क है, इनके पास वृक्क है। देखो क्या है ना कि जैसे जैसे जीवों का संघ बढ़ता जा रहा है ना, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो है कि उनका जो विकास क्रम है वो भी बढ़ता जा रहा है ना। जैसा कि जैव विकास में हमने बताया था कि जीवों के क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहते हैं। तो जैसे जैसे जीव आगे की तरफ विकसित कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि उसमें ऑर्गन्स में उनके जो अंग है उनमें भी विकास हो रहा है, उनकी संरचना चेंज हो रही है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों की ये धरती जो है कि बनी और अचानक जीवों में रिवोल्यूशन आ गया, इवोल्यूशन हो गया, नहीं। ये जो परिवर्तन होते हैं, जो प्राकृतिक अपना बदलाव करती है ना, वो धीरे धीरे करती है, ठीक। प्राकृतिक का सबसे बड़ा जो है कि कारण जो है उसे विनाश करने में तो मानव का ही हाथ है। अब भले ही हमारा देश तरक्की कर रहा हो, हमारा पूरा जो है विश्व वो तरक्की कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि हमारे जो इस नेचर को जो नुकसान तो होता ही है, चाहे वो पेड़ों की कटाई हो, चाहे वाहनों का बढ़ना हुआ, चाहे न्यूक्लियर बम का बनना हुआ, कहीं ना कहीं तो हानि है। कहीं पे लाभ है बेटा तो कहीं पे हानि है, ठीक है। तो वैसे तो जीवन है ना कि कभी सुख है तो कभी दुख है। सुख आता तो आदमी बड़ा आनंद लेता है, लेकिन दुख आता है तो पल भर में घबरा जाता है, करी ये क्या हो गया। ये तो होना ही है ना, कभी सुख आ गया कभी दुख आ गया। तो जब सुख में इतना आनंद ले रहे थे तो भूल गए थे कि हमारे जीवन में दुख भी आएगा। तो जिस तरह से उसका आनंद लेते हो उसे दुख का भी तो झेलो ना। दुख आता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। जब आपके जीवन में मुसीबतें आए, दिक्कतें आए ना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है कि समस्या लगता है कि अरे यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, नेचर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है भगवान आप पर जब मुसीबतें आएंगी ना तो आपको मजबूत बनाने के लिए आएंगी, ना कि कमज़ोर बनाती हैं। बस उससे बच्चों घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। बाकी तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं ही, हमें पता है कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, और जो आपके माँ बाप का जो आपका सपना है उसको आप लोग पूरा करें, इसी विश्वास के साथ आगे पढ़ते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया बेटा। तो मोलस्का के बारे में, जैसे कवच युक्त शरीर, इनके शरीर के ऊपर कवच पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इनका जो ब्लड है वो रंगहीन खून है ना। जैसे मनुष्य का जो रक्त का रंग है लाल जो दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, लेकिन इसमें तो हीमोग्लोबिन होता नहीं है, तो फिर क्या होता है, हीमोसील होता है, जिसकी वजह से इनमें जो है कि रक्त का रंग लाल दिखाई नहीं देता है। इसमें सीपी है ना, घोंघा है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस को तो शैतान मछली भी कहा जाता है ना, क्योंकि यह क्या करता है, शिकार को चीड़ कर खाता है ना, इसीलिए कहा जाता है इसको ऑक्टोपस। फिर इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा का मतलब होता है कि वह जीव जिनके शरीर के चारों तरफ क्या होते हैं, कांटे समान संरचनाएं होती हैं ना, कांटे पाए जाते हैं इसमें बेटा। तो जैसे समुद्री जंतु है, ये कांटों वाली त्वचा होती है इनके ऊपर, पुनरुत्पादन की क्षमता अपार होती है, मतलब अगर ये कहीं से कट गया तो ये अपनी बॉडी का पुनर्निर्माण कर सकता है। फिर इसमें आपका हेग फिश आता है, स्टार फिश आता है, ब्रिटिल स्टार आता है। उसके अलावा क्या है बेटा, इसमें समुद्री खीरा भी तो आता है। समुद्री खीरा वो मतलब ना सोचना कि समुद्री खीरा जो है खाने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं। समुद्री जो है कि एक प्रकार का जो है कि जंतु है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, उसका नाम खीरे के जैसा होता है ना, तो इस कारण उसको जो है समुद्री खीरा के नाम से जानते हैं, जो कि आपके इकाइनोडर्मेटा में ही आता है। अब जिसमें हम लोग आते हैं, मनुष्य जो बात बात पे घबराता है, परेशान होता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस चीज को समझना है। तो यहाँ पर कार्डेटा है, कार्डेटा में अलग अलग वर्ग होते हैं, हम उन वर्गों के आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे बेटा, एकदम निश्चिंत रहें, बस आप ऐसे लगे रहें और सीखते रहें। यहाँ देखिए कार्डेटा है, तो इसमें नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं।
ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रजाति हैं, जैसे कॉन्डिकोथिज हो गया, ठीक है, और ऑक्टिकोथिज हो गया। इसके अलावा इसमें एवीज है, सरीसृप है, स्तनधारी है, ठीक है। इसमें जीवों का जो है अलग अलग वर्गों में बांटा गया है ना। एवीज में पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, स्तनधारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम आपको अगली जब क्लास लेंगे ना, तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि इनके अलग अलग वर्ग क्या हैं। जैसे वर्टिब्रेटर में पढ़ेंगे आपको, ठीक। तो नालदार तंत्रिका रज्जु है। तंत्रिका रज्जु का मतलब होता है कि जो क्या करता है, कि सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। तो कुछ जीवों में डेवलप होता है, कुछ जीवों में डेवलप नहीं होता है। इसमें सभी कशेरुकी जीव आते हैं कार्डेटा में। तो यहाँ से आज का लेक्चर समाप्त हो गया और आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है एक सुंदर सी बात से, जो कि हमने एक पोएम लिखी है कि जीवन एक अनमोल घड़ा है, जीवन एक अनमोल घड़ा है और खाली यूं ही पड़ा है। उसमें जरा पानी भर के तो देख, तब पता चलेगा ये तो सागर से भी बड़ा है। समझ में आया बच्चे? तो अपने महत्व को समझें। इस दुनिया में आपका इंपॉर्टेंस है, आपका महत्व है। आप क्या चीज हो ना, जिसे जान लोगे ना तो दुनिया जीत लोगे बेटा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि लगातार प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि उम्मीदों के पंख नहीं होते फिर भी उड़ान भरा करती हैं। उम्मीदों के पंख नहीं होते हैं फिर भी उड़ान भरा करती हैं। न जाने सोच समझकर हमसे क्या कहा करती हैं, छोड़ना न मेरे साथ बस यही उम्मीदें कहती हैं। तो आज के साथ इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं।